अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नोग्राफी बाय एन फातिमा। हम हाजिर हैं दिल कर दिया कुर्बान सीज़न 2 की नई किस्त के साथ। पढ़िए और एंजॉय कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू देना मत भूलिए। एंजॉय रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन ला यख्फा अलैहि खाफिया, ए वो जिस पर कोई राज पोशीदा नहीं। बाब राज। जनवरी 2023। ढलती शाम के खूबसूरत माहौल में रोशनियों से जगमगाते होटल शरान में लगी आर्ट एग्जीबिशन पूरे जोशो खरोश से जारी थी। वहाँ आने वाला हर शख्स यमान के हाथों से बने मशहूर को मुजस्समों और पेंटिंग्स की तकलीफ में खोया हुआ था। बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी और सारी था। अंदरून और बैरून ममालिक के भी कई बड़े बिजनेसमैन और मुजस्समा साज इस तकरीब में शामिल थे, जिन्हें यमान ने खुसूसी दावत देकर मदऊ किया था। इन्हीं खास लोगों में से एक मिकाइल उरेबी का बेटा कनान यानी एजेंट भी था, जब ने खुश को हूबहू कनान उरेबी के चेहरे के जाविये में डाले शाहाना चाल चलते हुए सलीम विलियम के हमरा अब यमान के मीटिंग रूम में दाखिल हुआ था। नीले और सुनहरे रंग के इम्तिजाज से बना ये पुरतायुश हॉल नुमा कमरा और बेशबा कीमती सामान आराइश लम्हों के लिए कनान की आंखें ठहर गईं। उस हॉल में कोई ऐसी जगह न थी जो किसी कीमती एंटिक शोपीस और पेंटिंग से ना सजी हो। यमान देखो कौन आया है। सलीन के मुतवज्जा करने पे वो मुड़ा था, पर इससे कबल कि उसकी नीली आंखें सलीन से होते हुए उसके बराबर ठहरे किनान पे जाती, दफतर ऑफिस का डोर खुला और पूरी कुव्वत से खुला था। यमान ऑफिस का दरवाजा खुलने और अचानक एक लड़की भागकर सीधे यमान बहरी के गले लगने पर वह मौजूद मीटिंग के लिए बैठे खास लोग अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। दंग तो खावर सलीन विलियम और उसके हमरा इस्तादा कनान भी रह गया था। उन सबके चेहरों पर हैरत ही हैरत थी। इतना सालों में पहली बार था कि कोई लड़की इस जुर्रत इस्तेकाक से उसकी अहम मीटिंग के दौरान यूं सरेआम चली आई थी, और ना सिर्फ चली आई थी बल्कि सीधा उसके गले से जा लगी थी। रज़ैला तुम? उसके लरजते वजूद को यमान ने बमुश्किल बाजुओं से थामकर अलहदा करना चाहा, मगर अबीर की गिरफ्त ना टूटी, बल्कि वो अपनी गिरफ्त उसके गले के गिर्द मजीद सक कर गई। फिलहाल उसे यहाँ तक रसाई हासिल करने का इस ड्रामे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला था। यमान के मुंह से रज़ैला सुनकर एजेंट 9 की मुठ्ठियाँ खुद ब खुद भिज चुकी थी। उसे बाकायदा अपनी कनपट्टियों में खून ठोकरें मारते महसूस होने लगा। नहीं प्लीज़ प्लीज़, वो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे मार देंगे। यमान रज़ैला रिलैक्स, यहाँ कोई नहीं है, ये मेरा होटल है, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यमान ने उन सबकी मौजूदगी को फरामोश करते उसे काफ़ी नरमी से दिलासा दिया। उसके मुंह से अपना नाम सुनने का खुशगवार एहसास उस वक्त यमान बहरी को बुरी तरह अपने शहर में जकड़ रहा था। उसकी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ उसके मासूम चेहरे की जानिब मबसूल थी। दिल में उसे खो देने की जो बेचैनी अंगड़ाई ले रही थी, अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। अबीर को वापस अपने सामने देख उसकी रग रग में सुकून उतर आया था। नहीं, मैंने उन्हें देखा, वो लोग वहाँ थे। मैं रोज़ेला, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट मिस्टर बेरी? इससे कबल कि यमान मुसलसल होते हुए टूटे फूटे अल्फाज में बोलने की सही करती, अबीर के आंसू पोंछने अपना हाथ बढ़ाता कनान की गंभीर आवाज़ में दोनों को ठिठका दिया था। वो जो सर यमान को अपने हाथ में घेर रहा था, यकलखती पाश पाश हुआ था। वो मानो सवा सुनकर गर्दन तो उसके सार में खड़ी अबीर की भी एक झटके से बराबर घूमी थी, जहाँ उधर हकीकत अपनी तमाम तर वजाहत के साथ बनफ्स नफसी मौजूद था। रॉयल ब्लू टेक्सटो जेल से सटके बाल, आंखों में लेंस और क्लीन शेव चेहरा देख अबीर को लगा जैसे किसी ने उस पर उसकी सांस लेने की सलाहियत कैद कर ली हो। वाहिद उसकी वो घन जुड़वा भवें थी जो उसे लाखों में मुमताज़ काबिल शनाख्त बना देती थी। आज भी अपनी इस पहचान की बदौलत अबीर के हवास सल्ब कर चुका था। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, हाथ पैर शल होते महसूस हुए थे और चेहरा सबसे दहक उठा। वो अपनी आंखों पर यकीन करने से कासिर थी। जब माही ने इन्हें पासेस नहीं दिए तो ये अंदर कैसे आए? दिल की बेचैनी हद से जवाती पर बज़ाहिर अनाबिल अब साकित ही थे, पर इन सुनहरी सब आंखों में रकम सवालात के नाम से हरगिज़ भी छुपे हुए नहीं थे। या एवरीथिंग इज़ फाइन जेंटलमैन। बहरामी प्लीज़ हमारे मेहमान को बिठाइए, मैं आप लोगों को कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। उसके खूबसूरत तने हुए चेहरे पर खफी नज़र डालकर यमान ने ये रस्मी मुस्कुराहट लिए खावर को इशारा किया और फिर सुन खड़ी अबीर की कलाई थामे ऑफिस से मदह कमरे की तरफ बढ़ गया। उन दोनों के जाते ही कनान की मुठ्ठियां मजीद सख्ती से बंद हुई थी। सबके पास उसके जबड़े की हड्डियां उभर आई थी। मिस्टर कनान प्लीज़ आप बैठें। बहरामी खावर ने सख्ती से बेचे हुए लफ्ज़ ज़बरदस्ती मुस्कुराहट में खींचते हवास बागतसर की अफेद में खड़े बहरामी को इशारा दिया और फ़ौरन तासरात पर काबू करते उन सबका तारुफ करवाने लगा। ये जन्नान की खुशकिस्मती थी कि वहाँ कनान के चेहरे से कोई वाकफियत नहीं रखता था।
सब सिर्फ मिकाइल उरेबी से वाकिफ थे, जो कि मिकाइल उरेबी ने आज तक अपना बेटा कभी मंजर आम पर नहीं आने दिया था। दूसरी तरफ यमान उसे एक लंबी सी राहदारी से गुजारते हुए लकड़ी का दरवाजा धकेलते अपने कमरे में ले आया था। कहाँ चली गई थी तुम रोसेला? जानती हो मैं कितना परेशान हो गया था। ले लो पानी पियो। उसे बेड पर बिठाकर यमान ने फौरन जग से पानी निकाल दे ग्लास उसकी जाने बढ़ाया, पर अबीर बिल्कुल सुन बैठी उस आलीशान कमरे में बिछे सफेद मखमली खालीन को घूर रही थी। उसे अपने कान सांस करते महसूस हो रहे थे। जहन की सारी सोचें सिर्फ और सिर्फ एजेंट 9 की मौजूदगी पर टिकी थी। रसेला, उसे खोया हुआ देखते यमान ने बराबर बैठे पुकारा तो अबीर एकदम हवास में लौटकर उसे सहमी नजरों से देखने लगी। ये किसका कमरा है? वो सवाल करते हुए सब सुनहरी कटोरे पे सायादार भीगे पलकों का घना झालर इस कदर खूबसूरत लगा था कि यमान के दिल की एक धड़कन मिस हुई। वो मबूत से उसे देखे गया। परेशान मत हो, ये मेरा रूम है, यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद यमान के यकीन दिलाने पर सहमी नजरों से यह अतराफ का जायजा लेने लगी। वो कमरा किसी रियासत के शहजादे की अमाशका से कम न था। पानी। यमान ने उसे गुमसुम देख ग्लास की जानिब तवज्जो दिलाई। अबीर ने उसके हाथ से ग्लास थामकर सारा पानी एक सांस में हलक में उतार लिया। यमान ने उसकी तेजी और हाथों की कपकपाहट बगौर महसूस कर रहा था। उसकी सभी पेशानी अब तक अरक आलूद थी। रूई जैसे सफ़ेद गाल कंधारी अनार की मानन सुर्ख हो रहे थे। भाग कर आने और खौफ की बदौलत अब तक उसकी सांसों में इत्तदाल ना आ सका था। मेरा ख्याल है अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम आराम करो, मीटिंग के बाद उनसे मुलाकात करूँगा। उसकी हालत को मद्देनजर रखते हुए यमान कमरे की बड़ी लाइट्स ऑफ की और फिर पलट कर जाने लगा। तुम गुस्सा नहीं हो? मैंने तुम्हारी मीटिंग खराब कर दी? उसके मध्यम सवाल पर रुका था, फिर पलट कर उसके करीब आया। एन चश्मान जमरदी मशहूर कनंदा शुमा खूबी खादरस्त खशम तपिश यमान बहरी रोजेला रा खंसरल कंद। तुम्हारी ये सहर अंगेज जमरदी आंखें यमान बहरी का गुस्सा और धड़कने काबू करने की बखूबी सलाहियत रखती हैं रोजेला। हाँ, एक बार फिर उसकी ज़बान से फ़ारसी जुमले अदा हुए थे जिसे अबीर तो समझ न सकी थी, पर यमान की सफ़ेद शर्ट के कॉलर के अंदरूनी हिस्से पर लगी राय के दाने जितने मैग्नेटिक पिन नुमा रिकॉर्डिंग डिवाइस के जरिए उसकी बात सुनते आसमान के जबड़े भिज चुके थे। ब्लडी अबीर, तुम अपना काम कर चुकी हो, अब ज़्यादा स्मार्ट न बनो और चुपचाप मीटिंग खत्म होने तक वहीं बैठी रहो। इतने सालों में पहली बार था जब असफहान ने यमान को ज़ेर लब गाली देते उससे इतनी सख्ती से बात की थी। अबीर का दिल डूब के उभरा। उसे समझ नहीं आया कि असफहान के खुश होने के बजाय किस बात का गुस्सा निकाल रहा था। उसने तो उसी के दिए गए तोहफे को इस्तेमाल करते अमान के कमरे तक पहुंचने का रास्ता तलाश किया था। फिर भला वो उससे किस चीज़ के लिए इतना खफा था? सॉरी, मैं ये कह रहा था मुझे इतनी मामूली बातों पर गुस्सा नहीं आता रोज़ेला। तुम आराम करो, हम रात में बात करेंगे। यमान फौरन अपने ज़बान की बेख्तियारी पर काबू पाते कमरे का दरवाजा बंद करते वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ असफहान अब उस काली कमरे में दाखिल हो चुका था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा टैबलेट था जिस पर एक हसास सॉफ्टवेयर खुला हुआ था। फ़कत उसकी टैबलेट की रोशनी उस कमरे को रोशन कर रही थी। फिर उसने अपनी जैकेट की जेब से एक पेन ड्राइव निकाल कर टैबलेट में लगाई और अपने हब में बैठे अब्दुल्ला से कहा, मैंने ड्राइव सिस्टम से लिंक कर दिया, सेंड मी दैट मालवेयर। ठीक है एजेंट, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ। लैपटॉप स्क्रीन के आगे बैठे अब्दुल्ला ने तेज़ी से उंगलियां चलाते एक इंतहाई हसास और सिक्योर मालवेयर सॉफ्टवेयर का लिंक उसे सेंड कर दिया था। ये एक ऐसा खुफिया हैकिंग सॉफ्टवेयर था जिसे लाख चाहने के बावजूद भी कोई ट्रैक नहीं कर सकता था। लिंक मिलते ही आसमान की भूरी आंखें चमक उठी। अब उसे किसी भी तरह ये ड्राइव उनके कंट्रोल रूम में लगानी थी ताकि उनका सॉफ्टवेयर इस होटल के सिस्टम में शामिल हो जाए। उसने वो लिंक उस काली पेन ड्राइव में डालते ड्राइव टैबलेट से निकालकर वापस जेब में रख ली। फिर मास्टर की से दरवाजे का लॉक खोलते बाहर आ गया। एग्जीबिशन की बदौलत सारे फ्लोर्स तकरीबन सुनसान पड़े थे, मगर कैमरे की मौजूदगी में कंट्रोल रूम तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था, जबकि उसे अभी ये भी नहीं मालूम था कि कंट्रोल रूम किस तरफ है। ये कमरा तो बिल्कुल खाली है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे काम आ सके। इधर अबीर थोड़ी देर में कैमरे के ना होने की तसल्ली करते पूरा कमरा छान चुकी थी, मगर कुछ भी उसके हाथ नहीं आ सका था। ऊपर से एजेंट 9 की बाहर मौजूदगी, माहिर के अचानक गायब हो जाने के बारे में सोच कर उसका जहन माउफ हो रहा था। मुझे कैसे भी करके माहिर की लोकेशन के बारे में पता लगाना होगा। असफहान के लिए कंट्रोल रूम जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर यमान के किसी आदमी ने उसे देख लिया तो उसे जान से मार देंगे। या अल्लाह, कहाँ रखा है यमान का लैपटॉप? वो एक बार फिर दराज और अलमारियाँ छान रही थी जब उसकी नज़र चंद कागजात पर ठहर गई। वो बहुत पुराने और पोसीदा से कागजात थे, लफ्ज़ भी मीठे मीठे से थे, पर उन कागजात पे लगी पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल मुहर अबीर को शिजदर कर गुजरी थी। उसने तेज़ी से वो कागजात निकालकर दराज बंद किया और फिर लैम्प की रोशनी के पास आकर उन कागजात के मीठे मीठे लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश करने लगी। लेटर ऑफ रेप्रिमेंड। ओ गॉड, ये तो किसी के कोर्ट मार्शल के पेपर्स हैं।
पर ये यमान के पास क्या कर रहे हैं? परेशानी से बड़बड़ाते तेजी से सफ़ात पलटने लगी। सब सुनहरी आंखें हैरत से फैली हुई थी। दिल अजीब तरस पर धड़क रहा था। गुत्थी सुलझने के बजाय मज़ीद उलझती जा रही थी। उफ, मुझे पेपर्स इस्फहान को दिखाने होंगे। यकीनन यमान का आर्मी से कुछ तो गहरा ताल्लुक है, वरना आज इस तरह बिला वजह हमारी जानी दुश्मन ना बना होता। उसने बावजूद उन कागजात को 4 धागों में लपेटकर बिल्कुल छोटा करते अपने आस्तीन की जन्नतों में मख्फी कर लिया। 21 मार्च 2020 रात की गहरी खामोशी में दूर दराज से आती हशरातुल अर्ज़ की मध्यम सी सदाएं गूंज रही थी। अगरचे मौसम ठंडा न था, उसके बावजूद रात के वक्त चलती ठंडी हवाएं एक अलग सुकून और तमानियत बख्श साबित हो रही थी। रोशनी में नहाई अकेडमी में इस वक्त खू का आलम था। सब अपने रेस्ट रूम में आराम कर रहे थे, पर वो वाहिद अकेली थी जो हाथ में टाइमर पकड़े पीछे आधे घंटे से ट्रैक पर दौड़ने और जंप करने की प्रैक्टिस कर रही थी। उसका जिस्म पसीने से तर-थर, सांसें हद दर्जा तेज। अभी वो दौड़ ही रही थी कि जब अचानक तवाज़ुन बिगड़ने पर डगमगाकर गिर पड़ी। हथेलियों में छोटे छोटे कंकड़ धंसने की अजियत उसे कराने पर मजबूर कर गई थी। तभी एक मर्दाना हाथ मदद के लिए उसकी जानिब बढ़ा था। ततहीर जो सर झुका अपनी हथेलियों को देख रही थी, फौरन नजर उठाए सामने खड़े उसके हाथ के मालिक को देखने लगी। आप? सब सुनहरी आंखें बेतहाशा हैरान हुई। जी मैं, कैप्टन काशान। शाहान ने खिलाफ तवक्कुफ काफी नरमी से जवाब दिया। उसका हाथ अब तक ततहीर के सामने फैला हुआ था, पर ततहीर उसे नजरअंदाज करते खुद ही उठ चुकी थी। शाहान ने उसका ग्रेज देख भवें चढ़ाकर मुस्कुराते हाथ बालों पर फिरते हुए पहलू में गिरा लिया। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ततहीर ने उसे एक नज़र देखते दरियाफ्त किया। आपको अकेले वर्कआउट करते देखा तो चले आया। मेरे पास सर का परमिट लेटर है ऑफिसर शाहान। उसका अंदाज अगरचे जताने वाला नहीं था, मगर दो टोक था शाहान का जलवा। जानता हूँ, दरअसल शाम के मिसबिहेव के लिए सॉरी करना चाहता था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं ऑफिसर दुराब से कोई ट्राई करूँगी। तथहीर के जुमला दरमियान से चक लेने पर शाहान ने शर्मिंदा होते लब दांतों में दबा लिया था। फिर कदर तवख्खुफ से गोया हुआ। सच कहूँ तो हाँ, मुझे बिल्कुल यही लगा था कि तुम पहले स्टेप में ही हार जाओगी, तभी मैंने तुमसे वो फिर अपने किए पे शर्मिंदा हुआ। अलबत्ता तथहीर ने उसे दोबारा नजर उठाकर नहीं देखा था। वो दोनों अब साथ साथ चलते अपने हॉस्टल की इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने 2 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद 5 साल मिलिट्री कॉम्बैट में सर्व किया तथहीर, और मेरा शुमार अपनी रेजिमेंट के बेस्ट ऑफिसर्स में से होता है। तभी मुझे स्पेशल सर्विसेज के लिए सेलेक्ट किया गया, और मैं ही नहीं, इस ट्रेनिंग में शामिल हर ऑफिसर बेस्ट है। और फिर मीर सर, वो तो हम सबसे कई गुना ज़्यादा तजुर्बेकार और बेहतरीन ऑफिसर है। टू बी ऑनेस्ट, हम सब ही यकीन करने से कासिर हैं कि तुमने बगैर किसी ट्रेनिंग इतना अच्छा परफॉर्म कैसे किया। शाहान अब रुककर उसकी तरफ बाकायदा मुतवज्जा हुआ था। तथहीर को भी अपने कदम रोकने पड़े। फिर वह थकावट के बायस वहीं पेवमेंट पर बैठकर आसमान के झिलमिलाते सितारों को देखने लगी। वो कुल 4 सितारे थे, 3 एक साथ तरतीब में, और सबसे ज़्यादा चमक वाला सितारा उन तीनों से कुछ फासले पर। दूर से देखने में वो स्याह सितारे आसमान पे एक बर्फ लहर की तरह नजर आ रहे थे। उससे बैठते देख शाहान भी थोड़े फासले पर बैठते मैकानिकी तौर पर उफ़क़ को देखने लगा। इंसान के पास 2 ताकतें ऐसी हैं जो उससे दुनिया का नामुमकिन से नामुमकिन काम भी करवा सकती हैं। वो उसकी जानिब मुतवज्जा नहीं थी, मगर शाहान जो आसमान पर छाया अब्र दिख रहा था, फ़ौरन गर्दन मोड़कर तथहीर को देखने लगा। और वो क्या? खिलाफ़ फितरत वो मुतजस्सिस हुआ था। या तो उसे किसी से हद से ज़्यादा मोहब्बत हो, या फिर किसी से बेइंतहा नफरत। उसका जवाब सुनकर वह इस्तेहज़ाया मुस्कुराया, जबकि तथहीर अब तक उन्हीं सितारों पर नजर जमाए बैठी थी, जैसे उसे शान के मुस्कुराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तथहीर, पता है गुजरे 7-8 सालों में मैंने जो सीखा, उनमें सबसे पहली चीज़ क्या थी? अब की बार तथहीर ने उसे देखा था, और फिर वो उसे मज़ीद सुनने के लिए देखती रही। सब सुनहरी आंखें चांद और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में चमक रही थी। ये कि यहाँ से जज्बाती फ़लसफ़े की कोई जगह नहीं होती, यहाँ बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है। एज अ सीनियर मैं चाहूँगा कि तुम भी प्रैक्टिकल सोचो और अमल करो। तथहीर ने उसकी बात सुनकर सर को तायदी अंदाज में लाया, और फिर मुकाबिल सड़क के बीचों बीच लगे हरे भरे पौधों को देखने लगी। उन पौधों में खिले फूलों की भीनी भीनी महक फ़िज़ा को मज़ीद खुशगवार बना रही थी। आपके नज़दीक प्रैक्टिकल होना किसे कहते हैं ऑफिसर? सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अक़ल के मुताबिक फ़ैसले करना। शाहान की जानिब से बिला ताख़ीर जवाब आया था। मेरी अक़ल ये कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस जगह मौजूद होने की अहल नहीं हूँ। शाम में आपने कहा था कि मैं किसी कर्नल या जनरल की सिफारिश पे। तथहीर, में अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आई एम सॉरी फॉर। नहीं ऑफिसर, आपको सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी हद तक जीसी तथहीर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो अभी कह ही रही थी जब अचानक एक जीप उनके सामने आ रुकी, जिसमें बैठे मीर को देख वो दोनों ही सटपटाकर खड़े हो चुके थे। वो मैं
Sit in the jeep and you officer go back to your room right now. Nobody is allowed to roaming out after 9. Sorry sir. शाहान फौरी तौर पर सल्यूट करते वहाँ से 9:11 हो गया, पर तदहीर अब तक वहीं जमी खड़ी थी। तदहीर, मैंने कहा गाड़ी में बैठो। उससे काफ़ी गुस्से से दोबारा काम आते की रगे हंसपे आदत भूली हुई थी। शाहान की जाते ही फॉर्मल अंदाज भी चने लेने चला गया था। वो डरते डरते घूम कर आती जीप में बैठ गई और मेरे बिना कुछ कहे बहुत तेज़ी से गाड़ी अकेडमी से बाहर निकाल ली। हम कहाँ जा रहे हैं सर? उसे जहाज़ की तरह गाड़ी उड़ाते देख तदहीर का हलक सूख रहा था। वो अपने ट्रैक सूट में मलबूस थी, सर पर फ़कत एक स्कार्फ ही था। इतना अंदाज़ा तो उससे था कि मीर ने उसे यहाँ रहने के लिए जीतने का टास्क दिया था, पर अगर वो इस टास्क को जीत नहीं सकती थी तो हारी भी नहीं थी। दराब और उसने एक ही वक्त में फिनिश लाइन को छुआ था। दोनों की टाइमिंग्स बराबर थी, लेकिन शाहान की टीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होने की बिना पे विनर्स की टीम को ही करार दिया गया था। शाहान बेहद खुश था और शायद इसी खुशी की वजह से वो इस वक्त उससे यहाँ अपने रवैये की माजरत करने आया था, मगर तभी अचानक कैसे मीर नाजिल हो गया और उसे बगैर इत्तला दिए ही अपने साथ अकेडमी से बाहर ले आया। मीर ने कोई भी जवाब नहीं दिया और खामोशी से ड्राइव करते रहा। दूसरी तरफ तदहीर को उसकी गहरी खामोशी मजीद खौफजदा कर रही थी। उसे लगा था कि शायद वो कल यहाँ से जाने का कहेगा, पर इस वक्त मीर से ऐसी हरकत की उम्मीद उसे हरगिज़ भी नहीं थी। रात की गहरी खामोशी, सुनसान इलाका, जंगल के दरमियान से गुजरती सड़क और उसका सबसे बड़ा मुखालिफ मीर अली मुर्तज़ा। वो समझने से कासिर थी कि आखिर वो उसे ले कहाँ जा रहा था। जब काफ़ी देर दिमाग के घोड़े ने थक कर हार तस्लीम कर ली तो फिर से गोया हुई। प्लीज़ कुछ तो कहें बाबा, मेरा मतलब है सच से ठीक है ना? उसने मीर के डर से अपने अल्फाज तब्दील कर लिए थे, मगर किसी हौलनाक खदशे के पेश नज़र दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पहले वो सिर्फ अपने बारे में सोच कर परेशान थी, लेकिन अब उसकी सोच अपने वाहिद हमदर्द तक जा पहुंची थी। हाँ जवाब बोलो। उसने तदहीर को मुकम्मल नज़रअंदाज के कान में लगे ब्लूटूथ पर कॉल पिक करते कहा। वो बार बार नीम गुनूदगी में उसी का नाम बड़बड़ा रहे हैं। आप तदहीर को ला रहे हैं ना? हाँ, हम 1.5-2 घंटे तक पहुंच जाएंगे। तुमने डॉक्टर से बात की? मुकम्मल होश कब तक आएगा? इंशाल्लाह सुबह तक। फ़िलहाल डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, पर रज़ा सर ने कहा है कि आप तदहीर को साथ घर ले जाएं। इस वक्त वो बहुत परेशान हो जाएगी, उसका यहाँ आना ठीक नहीं है। फ़ाइन, मुझे अपडेट करते रहना, मैं उसे घर ड्रॉप करके आता हूँ। टेक केयर। मीर ने जबड़े भेजे बादल नखास्ता हामी भरी, क्योंकि वो फ़िलहाल रद्दोकत की पोजीशन में नहीं था। किसे होश में आना है? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? उसके ब्लूटूथ बंद करते हुए हैंड गियर खींचते की कोशिश करते बुरी तरह चटकी थी। वो तो शुक्र था कि मीर की तेज हसासियत ने उसके खतरनाक इरादे को भापते बर वक्त उसकी कलाई थाम ली, वरना उन घने जंगलात और खाइयों के दरमियान उन दोनों का नामो निशान तक बाकी न रहता। जो इडियट, पागल हो गई हो क्या? गाड़ी रोककर अगले लम्हे वो उसकी कलाई आज़ाद करके बाजू दबोचते ऐसा दहाड़ा कि तदहीर ने आंखें मीच ली। उसका दिल सूखे पत्ते की माने लरज़ उठा था। जहन के पर्दे पे 7 महीने पहले कुछ इसी तरह से किए गए उस दुश्मन जहाँ के गुस्से का इजहार का अक्स भरपूर इस्तेखाक से लहराया था, जिससे उसकी कपकपाहट में मज़ीद इजाफा हो गया। प्लीज़ लीव मी, मुझे नहीं जाना आपके साथ। पल पल आंसू गिराते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह फुलाए मज़ाहमत करने लगी। मीर अगले ही लम्हे खुद पर जब्त करने सख्ती से डार पीसते पीछे हट गया। गुस्से के बायस उसकी उभरी हुई शरियानें फटने की घड़ी महसूस हो रही थी। अलबत्ता सुनसान सड़क पर खौफ से सिमटी तदहीर की दबी दबी सुस्कियों की आवाज़ें गूंज रही थी। मीर ने गहरा सांस अंदर खींचकर खुद को कंपोज किया और डैशबोर्ड पर पड़ी पानी की बोतल उठाकर उसकी सहम बढ़ाई। तदहीर ने भीगी नजरों से पानी की बोतल देखी, मगर थामी नहीं। उसकी जिद्दी तबीयत पर मीर के नगोश पर सुकड़ने लगी। आधी रात को तुम्हें सुनसान इलाके में छोड़कर जाने में मुझे कतई अभी आर महसूस नहीं होगा। तदहीर हुसैन, पकड़ो इसे। उसकी हमदर्दी भी इतनी रौब और दबदबे की तहों में लपटी हुई होती थी जो मुकाबिल को हमदर्दी तो किसी सूरत नहीं लगती थी। पर तदहीर का हाथ फिलहाल हर सिम से पत्थर के नीचे था। वो न सिर्फ उसका इंस्ट्रक्टर था, बल्कि उन सैकड़ों अजनबियों के दरमियान उसका वाहिद शनासा मुहाफिज भी था, फिर चाहे जितना भी सख्त क्यों ना हो। कर्नल असद ने उसे उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी और अगले 6 महीने तदहीर को हर सूरत उसकी बातें माननी थी। उसने नाजुक से नथने सुकेड़ गीली सांस अंदर खींचते हुए बोतल थामकर गोद में रख ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। आंसू अब भी तवातर और दूधिया गाल भिगो रहे थे। नाक का निचला हिस्सा बेइंतहा गुलाबी हो चुका था। पानी पियो, प्यास नहीं है। ठीक है, कल शाम जब 40 kg के बैग के साथ 10 ट्राइन करवाऊंगा तो प्यास खुद ब खुद लग जाएगी। मीर ने लब भेजे कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। तदहीर चौंक कर उसे देखने लगी, पर अब सामने देख रहा था। उसकी खौफनाक सजा सुनकर उसने अगले लम्हे ही फटाफट पूरी पानी की बोतल खाली कर दी थी। मैंने पी लिया। वो सच में इतनी मासूम थी या सिर्फ दिखती थी? मीर इस वक्त वाकई तय नहीं कर पाया। एक लम्हे के लिए उसका दिल की तदहीर के लिए नरम हुआ था और
वो ये सोचने पर मजबूर रहा था कि वो भी तो अपना सब कुछ गंवा चुकी है, लेकिन फिर अगले लम्हे अपने शहीद जवानी याद आने पर उसने दिल में अंगड़ाई लेता हमदर्दी का जज्बा पसपुश डाल दिया। अब जब तक घर नहीं आ जाता यूं ही चुपचाप बैठी रहना, वरना दोबारा अकेडमी आने का ख्वाब भूल जाना। असली सर्द अंदाज में कहते हुए गाड़ी मतलूब रविश पे डाल चुका था। तदीर ने खामोशी में हाफिज जानी। अलबत्ता दूसरी तरफ उससे यह इत्मीनान हो गया था कि वो अब उसे अकेडमी से नहीं निकालेगा। वो दिल और ज़ेर ज़बान सूरतों का विर्द करती मुसलसल सबकी सलामती और खैरियती दुआएं मांग रही थी। जनवरी 2023। रियली नाइस टू मीट यू मिस्टर कनान। ये मेरी जानिब से मिकाइल उरैबी के लिए एक छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। तकरीबन आधे घंटे कनान और दीगर क्लाइंट्स को एग्जीबिशन विजिट कराने के बाद यमान एक खूबसूरत पेंटिंग की लीगल फाइल कनान के हवाले की। बहुत शुक्रिया मिस्टर बहरी, मुझे भी आपसे मिलकर मायूसी नहीं हुई। डैड वॉज राइट, यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट एंड पर्सन टू। हमारी कंपनी को आपके साथ काम करके बेहद खुशी होगी। उससे खुशगवार मुस्कुराहट के साथ कहते हुए जानबूझकर निगाह यमान के साथ चिपकी खड़ी सेलीन पे डाली थी। यमान प्लीज़ मिस्टर कनान से कहो कि यहीं रुक जाएं, सिर्फ 7 दिनों की तो बात है। तुम्हारे इतने बड़े होटल के होते हुए इनका किसी और दूसरे होटल में रहना कितनी अजीब बात होगी। हस्बे तवक्कुत से बेवकूफ़ सेलीन विलियम ने एजेंट के दिल का पैगाम बड़े आराम से यमान की समातों की नज़र कर दिया था कि मिस्टर बहरी, मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, सेम प्लेस सेम टाइम। उसने दिलकश मुस्कुराहट लिए कहा, जिस पर यमान ने खफीफ नज़र सेलीन को देखते उससे मुसाफिर के लिए बड़ा हाथ मजबूती से थाम लिया। यमान बहरी का उसूल है कनान, यहाँ आने वाला हर शख्स आता अपनी मर्जी से है मगर जाता मेरी मर्जी से है। क्यों नवीद? यमान ने हंसकर कहते आहूजा से बातें करते नवीद को मुखातिब किया। नवीद भी जवाबन मुस्कुराहट लिए हामी बढ़ने लगा। फिर वो कनान के पास चले आया। फील्ड मुख्तलिफ होते हुए भी उसके आर्ट के बिजनेस के बारे में इतनी जानकारी यमान समेत उन सबको खासा मुतासर कर चुकी थी। जो दहाक उन पे बिठाना चाहता था वो उसमें पहले ही दिन बखूबी कामयाब हो चुका था। उसने मिकाइल उरैबी का बेटा होने में ज़रा भी शक की गुंजाइश न छोड़ी थी। हर चीज़ उसके प्लान के मुताबिक चल रही थी। हमें बहुत खुशी होगी मिस्टर कनान अगर आप जैसे यंग और टैलेंटेड जवान हमें अपनी मेहमान नवाजी करने का मौका देगा। बहरामी के शुगर कोटेड जुमले सुनकर कनान भवे चढ़ाए यमान और फिर उसकी दूसरी जानिब साया बनकर खड़े खावर को देखने लगा जो फ़ोन में सर्दी के मामले से उलझता महसूस हुआ था। अगर आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ ज़रूर रुकना चाहूँगा। ये हुई ना बात। वेल यमान, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैंने अपनी फ़्लाइट टिकट 1 वीक के लिए एक्सटेंड करवा ली है। उसके हामी बढ़ने पर सेलीन की तो बात ही शक्ल लूटी थी। अलबत्ता उसकी एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट यमान और खावर की जीरक निगाहों से हरगिज़ भी महफूज नहीं रही। दैट्स अमेजिंग। सो मेरा वीक आप सबके साथ उम्मीद से ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। उसके लबों पर हसीन मुस्कुराहट खिल रही थी मगर आंखें कुछ और कह रही थी। वो सब अभी खुशगवार माहौल में इंटरनेशनल ऑक्शन इवेंट को डिस्कस करते खड़े थे कि नवारे दूसरा गुलाब सजी ट्रॉली लिए चले आया। कहाँ रह गए थे तुम? यमान की खामोश नजरों का पैगाम पढ़ते खावर कड़े तेवर लिए फ़ौरन उसके पास आया और दबी आवाज़ में गुर्राया, जानते भी हो कितनी अहम जिम्मेदारी लगाई थी तुम्हारे सर। अब जल्दी से अंदर जाओ, जाकर बुके के पीछे लगे नंबर के हिसाब से सर के मेहमानों के कमरे में रख दो। बट सर वो अभी नवारिद कुछ कह ही रहा था कि सेलीन ने खावर को मुखातिब कर लिया। ओके अमान, मैं बहुत थक गई हूँ, सी यू टुमारो। चलिए कनान, मैं आपको आपका रूम विजिट करवा दूँ। खावर प्लीज़। सेलीन के इशारे पर खावर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट में लब खींचे एक नज़र यमान को काम होने की तसल्ली देता उन दोनों के पीछे निकला था। अलबत्ता अंसर गुलाबों की ट्रॉली के पास गुजरते हुए एजेंट 9 ने बहुत गौर से उन बुकों और फिर माथे का पसीना साफ करते नवाजिद को देखा था। ये तुम्हारा कमरा है, सामने वाला मेरा। मतलूबा फ्लोर पे आके सेलीन ने तफाकुर से बताया। पर ये कमरा मिस्टर एक्स का है सेलीन। खावर ने सरगोशी नुमा कहते उसे याद दिलाना चाहा। सेलीन ने दांत बेच लिए लेकिन फिर मुस्कुराहट से आहिस्ते से बोली, मैं उस फजूल इंसान को अपने करीब एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। खावर, तुम उसे अपने और नबी के बराबर वाला कमरा दे दो। वैसे भी मैंने फ़हाम से कीज़ ले ली है। व्हाट? खावर का दिमाग भग से उड़ा था। यमान की दोस्ती की बदौलत सेलीन का कोई हुक्म वो रद्द नहीं कर सकता था और सेलीन हर बार ही उसे इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी। लेकिन ये पहली बार था जब उसने अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए फ़ायदा उठाया था। खावर माथे पे त्योरियां लिए बज़ाहिर दीवारों पर लगी पेंटिंग्स में खोए कनान की पुश्त घूरने लगा, मगर वो जानता नहीं था कि कन्नान उर्फ एजेंट 9 आवीज़ पेंटिंग्स के अक्स में बखूबी उसके जले भुने तासरात देख सकता था। कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही हैं आप कनान उरैबी पर। सेलीन के कान में दांत पीस कर सरगोशी करते हुए वहाँ से निकल गया। खावर इधर कनान उसे जाते देख ज़ेर लब बरबाते हल्का से मुस्कुराया था पर सेलीन से रुखसत लेते कमरे में चला गया। न जाने आसमान कितना परेशान हो रहा होगा। ओ गॉड, कहीं वो मेरी वजह से किसी मुसीबत में न फंस जाए।
اور سرس اندھیرے میں ڈوبے اسٹور میں قید 4 گھنٹے سے زائد گزر چکے تھے۔ شام جا کر گہری رات تاریخی افق کو گھیرے میں لے چکی تھی۔ لاک کھولنے کی ناکام کوشش کے بعد وہ اب مکمل طور پر ہمت ہارتے اپنے ساتھ کسی ساتھی کی مدد کی منتظر بیٹھی تھی۔ انہیں یہ سکھایا گیا تھا کہ اپنا 100% دینے کے بعد بھی جب آپ کسی مصیبت سے نکلنے میں ناکام رہ جائے تو اس وقت پھر یقیناً کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آپ کی مدد کو آپ کی رسائی کرنے میں چند گھنٹے آپ کی مدد کے لیے ضرور بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس سہولت کار کو آپ تک رسائی حاصل کرنے میں چند گھنٹے یا پھر کئی دن بھی لگ سکتے تھے، اور وہ سہولت کار کوئی شناس یا اجنبی دونوں ہو سکتے تھے۔ یہ ایجنسی کے کام تھے، اور خفیہ ایجنسی کاموں یا ان جاسوسوں کی بھنک بھی کسی کو نہیں لگتی تھی، اور وہ بآسانی اپنے کام نکال لیا کرتے تھے، اور اگر کبھی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو پھر ان کے پاس موت کو گلے لگانے کا بہترین راستہ ہوتا تھا۔ لیکن فی الحال ماہر کو کسی اور سے نہیں، صرف اسوان سے امید تھی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اس ہوٹل میں اسٹے کرنے آئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسوان کسی بھی طرح سے اسے ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری طرف اسوان جو محتاط نظر دوڑاتے کنٹرول روم کے پچھلے حصے کی طرف پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا کہ کسی گرجدار آواز سن کر ٹھٹک گیا۔ تم اتنی بڑی حماقت کیسے کر سکتے ہو نوارد؟ کہاں گیا وہ بکے؟ اب میں امان سر سے کیا کہوں گا؟ ہاں، خاور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شفیع کی کورٹ میں لگی پستول کی ساری گولیاں نوارد کے سر میں اتار دے۔ اسوان دیوار کی آڑ سے جھانکنے لگا۔ وہ ایک پتلی سی راہداری تھی جس کے پہلے حصے پر خاور، شفیع اور نوارد کھڑے تھے، جبکہ اسوان آخری حصے پہ کھڑا تھا۔ I don't know sir، میں نے خود سب اپنے ہاتھوں سے ٹرالی میں رکھے تھے، پر ایک غائب ہے۔ CCTV نکالو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنا سچ کہہ رہے ہو۔ خاور کی تند نظریں نوارد کا حلق خشک کر گئی تھی۔ Oh God، کہیں خاور سر نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو نوکری کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چھڑا دیں گے۔ ابھی وہ پریشانی سوچ رہا تھا، تبھی اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ کہیں اس لڑکی نے ہی تو سارا کھیل نہیں کھیلا؟ ڈیم، مجھے دھوکر تم نے اچھا نہیں کیا، بے وقوف لڑکی۔ اب تمہیں نوارد جوشی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مٹھیاں بیچے دل میں سوچتے خاور سے مخاطب ہوا۔ سر آپ پلیز مجھے 20 منٹ دیجیے، میں آپ کو وہ بکے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لا دوں گا، اور جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اسے بھی آپ کے سامنے لے آؤں گا، پلیز سر۔ اس کی التجا پر خاور نے سخت ناگواری سے گھورا تھا، مگر پھر صرف 20 منٹ کہتے شفیع کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ ابھی اسے ان احمق گارڈز کی خبر بھی لینی تھی جنہوں نے عبیر کو یمان کے آفس میں گھسنے کی اجازت دی تھی۔ جب سے وہ لڑکی آئی ہے کچھ نہ کچھ عجیب چیزیں ضرور ہو رہی ہیں، پر میں تمہاری اصلیت کا پتہ لگا کر رہوں گا عبیر۔ راہداریوں سے نکلتے اس کے ذہن میں بس یہی بات چل رہی تھی۔ اب یہ بکے کا کیا چکر ہے؟ کہیں اس نے تو ماہی کو کڈنیپ؟ مجھے اس کا پیچھا کرنا ہوگا، اور اس کے عنصر گلابوں تک پہنچنے سے پہلے خود انہیں حاصل کرنا ہوگا۔ آخر ایسا کیا راز چھپا ان بکے میں؟ اسوان کنٹرول روم جانے کا ارادہ ترک کرتے نوارد کے پیچھے ہو لیا تھا۔ حالانکہ کاشان کے حکم کے مطابق اسے کل تک لازمی کنٹرول روم کا ایکسس حاصل کرنا تھا، پر اس وقت اس کے لیے عنصر گلاب تک پہنچ کر ماہر کی جان بچانا سب چیزوں سے زیادہ ضروری تھا۔ وہ کسی صورت ماہر کو خاور یا مان کی نظروں میں آنے نہیں دے سکتا تھا۔